ये कौन है, मैं इसको जानती नहीं। उसने अभी अपने आप को वैसा ही जाना है जैसा उसे दूसरों ने दिखाया है। महिला को आपने भीतरी तौर पर एक सामाजिक गुलाम बना दिया। वो बात बात पे समाज का मुंह देखती, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे। ये गुलामी के लक्षण है। मैं कोई छवि नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम सब छवियों से मुक्त हो जाओ। आचार्य जी, मुझे पता है इस विषय पर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो पूरी रात इसी विषय पर निकल जाएगी, और ये बहुत सारे सवाल जो अनेक लोगों के मेरे पास हैं। तो उसमें एक सवाल ये भी है, एक शब्द आजकल हम सुनते हैं, आत्मनिर्भर। आज बहुत सारे डेटा बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। आप इसे किस तरह देखते हो? किन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि महिलाएं अब आत्मनिर्भर होने लगी हैं? देखिए, जो नई पीढ़ी है, कुछ हद तक इससे थोड़ा पहले की भी पीढ़ी, जेन जी और इससे पहले, इनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ा ही हम जानते हैं। बल्कि जब कॉलेज शिक्षा की बात आती है तो कुछ परसेंटेज पॉइंट से महिलाओं का जो जीआर है वो पुरुषों से थोड़ा ऊपर ही हो गया है। तो उस अर्थ में हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने प्रगति करी है। एक दो और बातें जिनको आप उल्लेख कर सकते हैं, एक है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जब मैं मोटे तौर पे देखता हूं व्यापक आंकड़े, द मैक्रो इंडिकेटर्स, तो मुझे तो कहीं ऐसी कोई सुनहरी आशा दिखाई नहीं देती कि महिलाएं वास्तव में आत्मनिर्भर हो रही हैं, कि आगे बढ़ रही हैं, कि सशक्त हो रही हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारा जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो बीच में तो जितना सन 2000 में होता था उससे भी नीचे गिर गया था। अभी पिछले 2-4 साल में वो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन फिर भी वो पश्चिम की अपेक्षा, विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत कम है। आत्मनिर्भरता की जब बात आती है तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि इस तरह का काम अर्बन एरियाज में हो रहा होगा। शहरी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, आधुनिक हैं, खुली। तो आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि शहरी महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन रेट ग्रामीण महिलाओं की तुलना में बहुत बहुत कम है। थोड़ा बहुत नहीं, 2-4 परसेंटेज पॉइंट नहीं, मेरे ख्याल से 25% और 38-40%, इतना फासला है, इतना फासला है। तो कहां आत्मनिर्भर बन रही हैं? बल्कि शहरों में आती हैं। शहरों में है तो संभावना यह है कि पढ़ी लिखी होंगी। शहरों में आती हैं तो वो और ज्यादा घर में हम पा रहे हैं कि सीमित हो रही हैं। ग्रामीण इलाकों में है तो कम से कम जा रही हैं तो खेतों पे काम कर रही हैं। खेतों पे 42% जो फार्म लेबर है, जो श्रम है, वो महिलाओं द्वारा किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। पर शहरी क्षेत्रों में तो हमें वो होता भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक और आपको आंकड़ा देता हूं, भारत की जो आईटी कैपिटल है वो बैंगलोर है। अगर आपसे मैं कहूं कि किसी आप सशक्त और लिबरेटेड महिला की कल्पना करिए तो आप इन्हीं 2-3 जगहों में कहीं पर करोगे। मुंबई में सोच लोगे या बेंगलोर में सोच लोगे आप, या शायद पुणे, हैदराबाद, यहां कहीं सोचोगे कि यहां पर होगी महिला। और कर्नाटक दक्षिण के विकसित राज्यों में हम गिनते हैं ना, वहां पर कर्नाटक में जो डोमेस्टिक वायलेंस और स्पाउसल वायलेंस का जो इंसिडेंस है, जो दर है, वो भारत में सबसे ज्यादा है, बिहार से भी ज्यादा है। तो पढ़ लिख करके कहां महिला सशक्त हो रही है? वो तो घर में और पिट रही है। मैं आपके सामने एक और आंकड़ा रखता हूं। 2017 में भारत में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे वो लगभग 3,10,000 के आसपास थे, और 2023 का जो आंकड़ा है वो 4 लाख से ऊपर का है, 4.5 लाख का है, ऐसे कुछ आंकड़ा है। माने बहुत बड़ी वृद्धि है 6 साल के भीतर। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो महिलाएं पहले घर में रिपोर्टिंग नहीं करती, रिपोर्टिंग कर रही, अब रिपोर्टिंग ज्यादा होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको मानता हूं। लेकिन जो मृत्यु होती है उसकी रिपोर्टिंग तो पहले भी होती थी ना। डाउरी डेथ्स की तो दर बढ़ती ही जा रही है। हम आप यहां बैठे हैं, अगर हम 1.5 घंटे बात करेंगे तो भारत में प्रति 1.5 घंटे में एक डाउरी डेथ हो रही है। भारत में हम अगर 1.5 घंटे बात करेंगे तो उतनी देर में 6 बलात्कार हो जाएंगे। 1.5 घंटे में 6 या 7 बलात्कार हो जाते हैं, 1.5 घंटे में एक दहेज हत्या हो जाती है। और यह दर कहीं से कम होती नजर नहीं आ रही है। और मैं इसमें सरकारों को बहुत दोष नहीं दे सकता, क्योंकि दहेज को अपराध तो विधि द्वारा बनाया जा चुका है, उसके लिए कानून है। आप महिला पर हाथ उठाओगे तो आप जेल जाओगे, उसके लिए भी कानून है। बल्कि बहुतों को तो कहना है कि 498A वगैरह वो पुरुषों पर भारी पड़ रहे हैं। तो कानून तो हमने इतने सारे बना दिए, सरकारें अब और क्या करें? अभी मैं नहीं कह रहा सरकार काम पूरा हो गया, अभी बहुत कुछ करा जाना बाकी है सरकार के द्वारा भी। लेकिन सरकारें अपनी ओर से आती गई, काम करती गई, लेकिन हम पा रहे हैं कि मामला तो गड़बड़ी होता जा रहा है। सरकारें स्त्री और पुरुष, उदाहरण के लिए पति और पत्नी के अंतरंग संबंधों में तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती ना। अब बेडरूम में तो सरकार नहीं आएंगी ना। अब भारत में हर 3 जोड़ों में से एक में स्पाउसल वायलेंस पाया जाता है, देखने को मिल रहा है। 3 अगर जोड़े हैं, कोई भी 3 जोड़े, तो उसमें एक ऐसा होगा जहां पत्नी की पिटाई हो रही है। अब इसमें सरकार बेचारी क्या कर लेगी? तो आचार्य जी, कानून इतने सशक्त हैं, कानून के अलावा फिर क्या ऐसा किया जा सकता है कि ये सारी चीजें कम हो जाएं? उसके भीतर जो धारणा है ना कि मुझे बर्दाश्त करना है,
कि मुझे दुनिया के आगे तो भले ही निकल के खड़ी हो जाऊं, पर अगर पतिदेव पिटाई करेंगे तो मुझे तो उनके चरणों में ही अपना स्थान ग्रहण करना है। ये बात हटानी पड़ेगी। और खेद की बात यह है कि ये बात सांस्कृतिक बना दी गई है, पवित्र बना दी गई है, तो इसीलिए आसानी से हट नहीं रही। कई महिलाओं से हट भी गई है, पर अभी भी बहुत बड़ा वर्ग है जो मार खाने को तैयार बैठा हुआ है। और इस मोर्चे पर महिला की मदद सरकारें नहीं कर पाएंगी, सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इस मोर्चे पर तो महिला को अपनी मदद स्वयं ही करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है महिलाएं जब, जैसा कि आपने महिला आरक्षण की भी बात की थी, महिलाएं जब राजनीति में आगे आएंगी तो अपने लिए और बेहतर कानून बना पाएंगी, बेहतर निर्णय ले पाएंगी? कैसे आएंगी आगे? कौन सी महिला आएगी? राजनीति तो सशक्तिकरण का शिखर होता है, वहां तक वो पहुंचेगी कैसे? घर से ही तो निकलेगी बच्ची, और घर से हम उसको निकलने नहीं दे रहे। जिस बच्ची को आप घर में आवाज उठाकर बात करने की इजाजत नहीं दे रहे, वो राजनीतिक मंचों पर कैसे आवाज उठाकर बात करेगी बताइए? तो आप उससे कह रहे हो कि पढ़ो लिखो अच्छी बच्ची बनो, लेकिन आवाज मत उठाना। अब वो कैसे नेतृत्व दर्शाएगी, कैसे बड़े बड़े मंचों से और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में वो कैसे दहाड़ेगी? हम उसे दहाड़ने की अनुमति भी देते हैं क्या? जैसे ही दहाड़ने लगाती है हम कहते हैं कि अरे ये तो बदतमीज है, इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं सिखाए। तो आप आरक्षण कर भी दोगे तो 33% महिला पहुंच जाएंगी। 13% तो अभी भी है ना, वर्तमान लोकसभा में भी 74 है, 543 में से पहुंची तो नहीं है। और उनमें से कुछ बहुत प्रभावी है, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। और देखिए ईमानदारी की बात यह है कि ज्यादातर महिलाएं जो पहुंचती रही हैं हमारी असेंबलीज में, हमारी संसदों में, वो या तो राजनीतिक घरानों से आती हैं, या फिर उनके कुछ राजनीतिक पैटर्न्स होते हैं, या कई बार तो, बड़े खेद की बात है पर कहना पड़ रहा है, कई बार तो उनको वहां बस इसलिए पहुंचा दिया जाता है क्योंकि वहां पहुंचाने से पीआर का फायदा हो जाता है। अभिनेत्रियों को वहां बैठा दिया, किसी और को बैठा दिया। कुछ अभिनेत्रियां निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से भी बड़ी परिपक्व होती हैं, सशक्त होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अभी तक होता क्या रहा है, एक खाना पूर्ति करनी है, ज्यादातर एक कोटा है जिसको किसी तरह से भरना है, फिल करना है। तो आप 33% कर दोगे तो फिर वही होने लगेगा कि मंत्री जी की बेटी है, वो सांसद बन के पहुंच गई क्योंकि उनके ऊपर मंत्री जी का वरद हस्त था। फलाने की पत्नी को चुनाव लड़वा दिया गया, वो पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? इसलिए नहीं कि वो स्वयं एक अच्छी नेत्री है, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी की पत्नी है। अब इस तरह के प्रतिनिधित्व से महिलाओं का क्या कल्याण हो जाएगा? महिला का कल्याण तब होगा जब महिला का नेतृत्व जमीन से उठे, है ना। जब स्कूलों में लड़कियां निकल करके आए जिनमें लीडरशिप पोटेंशियल हो, कॉलेजों में आगे निकले, कार्यालयों में आगे निकले, सबसे पहले घरों में तो आगे निकले। जब घर में सिरमौर हमेशा पुरुष को ही रहना है, तो मैं बहुत मासूम सा सवाल कर रहा हूं, बताओ लड़की नेता कैसे बनेगी? जब उसको पति, पिता और पुत्र के नीचे नीचे ही रहना है, तो ये नीचे रहने वाला जीव नेतृत्व तो कैसे दिखाएगा बताओ? तो जो हमारी ये जो प्रचलित संस्कृति है, यही आड़े आ रही है, और उसमें हमने इस बात को बिल्कुल एक वर्च्यू की तरह ले लिया है कि नहीं, लड़की तो वही अच्छी है जो सॉफ्ट स्पोकन हो, जो कम बोलती हो, जो दब के रहती हो, वो आश्रित भी रहती हो तो कोई बात नहीं, पर अवज्ञा ना करे। उसका आश्रिता होना ठीक है पर उसका विद्रोही होना ठीक नहीं है। तो देखिए, नेता तो वही जो विद्रोह कर सके। जब आप लड़की को विद्रोही होने का माहौल ही नहीं दे रहे, तो वो नेता कहां से बनेगी? आचार्य जी, जब हैप्पीनेस विदाउट रीजन की हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि महिलाएं ज्यादा रीजन की तलाश करती हैं? अगर हम सोशल मीडिया पर देख लें, उन्हें वैलिडेशन ज्यादा चाहिए होता है, क्या ऐसा है? या यही एक कारण भी है कि वो ज्यादा शिकार बनती हैं उन कंपनीज का जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जो सोशल मीडिया पर अनेक तरह की रील्स महिलाओं से संबंधित आती हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं? देखिए, जिसको आपने गुलाम बना दिया ना, वो बात बात पे अपने मालिक का मुंह तकेगा ही। गुलाम की अपनी तो कोई मर्जी होती नहीं ना। महिला को आपने भीतरी तौर पर एक सामाजिक गुलाम बना दिया, सामाजिक गुलाम। वो बात बात पे समाज का मुंह देखती। क्या मैं अच्छी लग रही हूं? क्या मैं साफ बोल रही हूं? क्या मेरी आवाज अच्छी है? क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? क्या ये कपड़ा मुझ पर जम रहा है? ये गुलामी के लक्षण है। आप दूसरों की आंखों में अपनी छवि देखना चाहते हो। आप एक रिफ्लेक्टेड अवेयरनेस में जी रहे हो, जैसे कि आपके पास अपनी आंखें ना हो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी परवरिश ऐसी करी गई कि उसको ये कभी लगा ही नहीं कि मैं वो हूं जो मैं हूं। उसको ये लगा है कि मैं वो हूं जो दूसरे कहते हैं कि मैं हूं। और क्योंकि आपने जैसे कहा कि अब लाखों महिलाओं से वास्ता पड़ता है, हमारा 1.5 लाख छात्रों की गीता कम्युनिटी है जिसमें लगभग आधी महिलाएं ही हैं।
उनको बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर मैं वो नहीं हूं जो दूसरे मुझे बताते हैं कि मैं हूं, तो फिर मैं हूं क्या? उनके आगे एक बड़ी वैक्यूम, एक रिक्तता खड़ी हो जाती है, परेशान हो जाती हैं कि नहीं, अभी तक तो मुझे लगता था कि मैं अच्छी मां हूं, पर अगर मां होना मेरी पहचान नहीं पहली, तो मैं कौन हूं? मैं अच्छी पत्नी हूं मैं धार्मिक हूं, मैं संस्कारी हूं, मैं सुंदर दिखती हूं, या मैं जैसी भी हूं, मैं मोटी दिखती हूं, मैं जैसी भी हूं, पर मुझे ये सब दूसरों ने बता दिया कि तुम ये सब कुछ हो भाई, तुम ये हो, तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हें ये कर्म करने, तुम्हें ये आचरण करना है, ऐसा तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे ये सब बता दिया गया और मैं उस पर चल रही थी, मैं भुगत रही थी, मुझे दुख हो रहा था, कष्ट होता था, बंधन होता था, पर चलो मुझे जीने के लिए एक विधान तो मिला हुआ था, एक पटरी, एक नक्शा तो मिला हुआ था कि इस पर चल लो। आपने अगर मुझे यह बता दिया कि ये सब कुछ तो आयातित है, बाहरी है, आपने अगर मुझे दिखा दिया कि ये सब तो कहीं ना कहीं गुलामी दास्ता का लक्षण है, तो ये मुक्ति बड़ी अजनबी लगती है मुझको। मैं जीऊं कैसे? क्योंकि अभ्यास ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि मनुष्य के तौर पर मैं कौन हूं। लेकिन इस बेचैनी, इस अड़चन से गुजरना पड़ेगा। हम स्वयं के प्रति अजनबी हो गए हैं। महिला जब अपना आजाद चेहरा देखती है तो वो बड़ा अपरिचित सा लगता है, ये कौन आ गया, ये कौन है, मैं इसको जानती नहीं। उसने अभी अपने आप को वैसा ही जाना है जैसा दूसरों ने दिखाया है। महिला को ये जो आजादी से अपरिचय है, इसकी वेदना से गुजरना पड़ेगा। धीरे धीरे करके वो जब अभ्यस्त होने जाएगी, तब ठीक रहेगा। आचार्य जी, ये अभ्यास परवरिश में, परिवारों में, शिक्षा में किस तरह है? अब शिक्षा में आए इसके लिए अच्छे शिक्षक चाहिए, परवरिश में आए इसके लिए अच्छे अभिभावक चाहिए, और कुछ नहीं है। समाज में आए इसके लिए अच्छा सामाजिक नेतृत्व चाहिए, और कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज है जहां हमें ये चीज मिली हुई है, वो है भारत के संविधान में। भारत का संविधान एक बड़ा अच्छा वक्तव्य है। उसने महिलाओं को वो सब अधिकार दिए हैं जो उनको मिलने चाहिए एक स्वस्थ वातावरण के लिए, अच्छी परवरिश के लिए, तो वो तो मिला हुआ है। लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है। वो बाहर निकलती है सड़क पर, उसको जो माहौल मिलता है वो स्वस्थ नहीं है। स्कूलों में जो माहौल मिल रहा है, मीडिया उसको जो कुछ दिखा रहा है, घर में उसको जिस तरह से बात सुनाई जा रही है, वो सब स्वस्थ नहीं है। वो बदलना पड़ेगा, उसी का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आचार्य जी, आप बहुत संतुलन की बात करते हो, तब मुझे सवाल दूसरा ये है, आप क्या पितृसत्ता को और नारीवाद को एक ही खांचे में रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नारीवाद और पितृसत्ता का उत्तर नहीं है। नारीवाद पितृसत्ता के प्रति प्रतिक्रिया है, जिस तरह का नारीवाद हम देखते हैं। तो एक तरह की बेहोशी है, अपने प्रति अज्ञान, जिसने पितृसत्ता को जन्म दिया। और मैं थोड़ी कुछ अफसोस के साथ, लेकिन पूरी सावधानी के साथ कह रहा हूं कि एक दूसरी तरह की बेहोशी है जो प्रचलित किस्म का नारीवाद बन गई है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। ऐसा तो बहुत कम लोग बोलते हैं। आपने कहा कि क्या एक ही खांचे के हैं, ये तो एक दूसरे विपरीत दिखाई देते हैं ना। आप कहोगे कि वो जो वहां मेट्रो में जो वुमन बैठी हुई है वो लिबरेटेड है और वो एक फेमिनिस्ट है, और वहां गांव में वो जो घर का काम कर रही है और वो दबी हुई है, वो बेचारी ऑप्रेस्ड है और पैट्रियार्की का शिकार है। तो आप इन दोनों को तो विपरीत की तरह देखोगे आमतौर पर। ये विपरीत है पर एक ही तल पर, विपरीत तो है पर एक ही तल पर है। जैसे ये मेज है, ये दोनों यहां रखे हैं और इनके विपरीत वो दोनों वहां रखे हैं। ये दोनों यहां रखे हैं, इनके विपरीत वो दोनों, लेकिन दोनों एक ही तल पर रखे हैं और दोनों हैं एक जैसे, एक दूसरे विपरीत खड़े हैं। बस देखिए ऐसा लगे जैसे सैनिक खड़े हैं इधर से उधर से, अभी ये गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। तो विपरीत तो है पर एक ही लेवल, एक ही तल पर, एक ही डायमेंशन में है, ये यहीं पर है। तो यही हाल जो पॉप फेमिनिज्म का है, जो अभी जो फोर्थ वेव फेमिनिज्म है, और जो ट्रेडिशनल पैट्रियार्की है, ऐसे ही है वो बिल्कुल। दोनों में से किसी के भी केंद्र में आत्मज्ञान नहीं है। दोनों के ही केंद्र में जो मनुष्य है वो अपनी पहचान किसी और से उधार ले रहा है। वो आश्रित अभी भी किसी और पर है। वो अभी भी ये कह रहा है कि इस तरह का कर्म करूंगा तो लिबरेटेड कहलाऊंगा, इमेंसिपेटेड कहलाऊंगा, या वोक कहलाऊंगा, या इस तरह का कर्म करूंगा तो ऑप्रेस्ड कहलाऊंगा, कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल कहलाऊंगा। उसमें कहीं भी अभी बाहरी प्रभावों से मुक्ति की आकांक्षा नहीं है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि मनुष्य को मुक्त होना चाहिए और मनुष्यों में नारी आती है, नारी को भी आंतरिक तौर पर मुक्त होना चाहिए, तो ये बात फेमिनिज्म की नहीं है। यद्यपि जो मैं बहुत सारी बातें बोलता हूं ऐसा लगेंगी कि आचार्य जी तो फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मेरे काम
का नतीजा निकलना है वो इस अर्थ में बिल्कुल वो फेमिनिज्म का समर्थन करता है कि नारी का कल्याण होगा, क्योंकि ऊपरी तौर पर फेमिनिज्म भी यही चाहता है, महिला कल्याण, और जो मैं काम कर रहा हूं उसका भी नतीजा यही निकलना है, मनुष्य मात्र का कल्याण। तो वहां पर आपको समानता दिखेगी, लेकिन समानता बस उतनी ही है, उसके आगे की नहीं है। वहां पर